वो जो पढ़ाने जा रहा हूँ, कौन सी हेडिंग चल रही है? एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, यही हेडिंग चल रही है ना। अभी ख़त्म नहीं हुई है। 4 अनुप्रयोग हैं, 2 बता चुका हूँ। बुक में 3 दिए रहेंगे। जैसे मैं एक पतला तार लिया था, उसी तार को मोटा करके बेलन बना दिया था, उसके लिए समझा दिया, ठीक है ना। लेकिन अब जो तीसरा चौथा बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछना है एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो तीसरा चौथा ये जो बताने जा रहा हूँ यही पूछता है, ठीक है ना। और जिसको समझ में आता है ना, उसको बहुत मज़ा भी आता है टॉपिक पढ़ने में। अगर कोई देखेगा चित्र उत्र इसका ना, तो इतना खतरनाक लगता है देखने में, जैसे लगता है बहुत कठिन चीज़ पढ़ रहे हो। लेकिन जब वो चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तो इतना आसान है कि उतना कोई टॉपिक नहीं था पीछे वाला भी, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूँ। बस हेडिंग चल रही है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, ये हेडिंग चल रही है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। इसमें 2 हेडिंग कंप्लीट करा दी गई है, आज रहेगी तीसरी हेडिंग, ठीक है ना। और तीसरी हेडिंग है परिनालिका। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के भीतर चुंबकीय हमको ज्ञात करना रहेगा। हम एम्पियर के परिपथीय नियम से अब तक कर रहे हैं, यही ना, चुंबकीय क्षेत्र ही ज्ञात कर रहे हैं ना। तो परिनालिका के भीतर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके भीतर ज्ञात करना है? तो परिनालिका होती क्या है ये तो पता करोगे तभी ना, कैसे उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र आएगा ये निकालोगे। परिनालिका के बारे में कभी कुछ बताया था? नहीं ना बताया था। तो पहले जानो परिनालिका क्या चीज़ होती है, फिर उस परिनालिका के भीतर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज़ है परिनालिका, आगे और इससे भेंट होगी, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? यह देखिए बड़ी छोटी। अब देखते हैं परिनालिका कितनी दिखती है तुम लोगों को। परिनालिका के भीतर हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले एक परिनालिका बनाते हैं। देखो परिनालिका बनती कैसे है। एक कोई अचालक पदार्थ का बेलन लेना है। क्या लेना है? चीनी मिट्टी हो गई, ठीक है ना। कुछ ऐसा लेना है जिसके अंदर धारा नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है ना। ऐसा पदार्थ लेना है। तो मैंने एक मान लो चीनी मिट्टी का क्या ले लिया? बेलन ले लिया। ये क्या है? एक बेलन है, अचालक बेलन है। क्या है? अचालक बेलन। ये है अचालक बेलन, ठीक है ना। अगर आज नहीं इसको अच्छे से समझ पाए ना, तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये एक अचालक बेलन ले लिया गया है, ठीक है। परिनालिका अभी बना रहा हूँ मैं, अभी पूरी हेडिंग के अंदर नहीं जा रहे हैं। अभी हम क्या समझ रहे हैं, परिनालिका क्या चीज़ होती है। ये जो हेडिंग में आया है ना नाम परिनालिका, उसके बारे में हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो परिनालिका क्या चीज़ है समझना ध्यान से। मैंने एक अचालक बेलन लिया, इस अचालक बेलन पे मैं तार लपेटूंगा। क्या लपेटूंगा? तार। अभी देखना लगेगा लपेटा गया है, मजाक में नहीं लगेगा कि नहीं लपेटा गया है। मैं इस अचालक बेलन पे क्या लपेट रहा हूँ? तार लपेट रहा हूँ। लग रहा है ना लपेटा गया था? लग रहा है कि नहीं? फिर ऐसे घूम के ऐसे आ गया है, ठीक है ना। इस अचालक बेलन पे क्या लपेट दिया गया है? चालक तार। ये जो लपेटा गया है ये कौन सी चीज है? चालक तार, ठीक है ना। और ऐसा मत सोचना कि इनके बीच गैपिंग है, ये सटा के लपेटे गए हैं। कैसे लपेटे गए हैं? जैसे ये बेलन है, इस पे ऐसे सटा के ढेर सारे फेरे बेलन पे लपेटे गए हैं। तो ये जो बना हुआ दिख रहा है तुमको, इसी को हम क्या बोलते हैं? परिनालिका। कैसे बनाया गया? एक अचालक बेलन लिया गया, उस पर एक चालक तार के कई सारे फेरे लपेटे हुए हैं, तारों को सटा कर लपेटा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे किसका निर्माण हो गया? परिनालिका का। समझ में आई परिनालिका क्या चीज़ होती है? लिख लोगे ना अपने से। जब किसी अचालक बेलन पर
किसी चालक तार को आपस में सटाकर लपेट दिया जाता है तो एक परिनालिका बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिनालिका। ऐसे लिख लेना परिनालिका के बारे में। ये बन चुकी है क्या? परिनालिका। अब हमको क्या लगाना है इसमें? हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए लगाना है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम होता है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। आई माने धारा, तो धारा बहाना पड़ेगा तब बन निकालोगे। एम्पियर का परिपथी नियम लगाना इस पे लगाना है तो इसमें क्या प्रवाहित होनी चाहिए? तो धारा प्रवाहित करने के लिए हम इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तो मान लो हम इस तार को ले जाके किससे जोड़ दे रहे हैं? बैटरी से। इस तार को किससे जोड़ दे रहे हैं? बैटरी से। ये एक बैटरी हो गई, यहाँ कुंजी भी लगा देते हैं, ठीक है ना। अभी धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब इस कुंजी को ऐसे पॉइंट लगा के बंद करेंगे मतलब स्विच ऑन हो चुका है, अब इसमें धारा बहना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा वाला प्लस टर्मिनल होता है और छोटा वाला, तो प्लस टर्मिनल से धारा निकलती है, तो इस प्लस टर्मिनल से धारा निकलेगी ऐसे आई, निकलेगी कि नहीं? निकलेगी ना। और ये धारा ऐसे तार में एंट्री मार के इसे घूमते 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 फिर इधर से वापस हो जाए, होगी कि नहीं? तार में धारा ऐसे गई, फिर अंदर से ऐसे जाते हुए फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ऐसे गई अंदर से, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आई, एन हो रहा है। फिर ऐसे गई होगी अंदर से, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आई, इसमें ऐसे धारा बह रही है, फिर लास्ट में ऐसे वापस आ गई। एन हो रहा है? एन हो रहा है? फील हो रहा है कि नहीं तुमको? टॉपिक क्या किया गया है? एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। अब ये बैटरी इस जो चालक तार को लपेटे हैं उसमें धारा प्रवाहित करवाएगी, और वो धारा ऐसे गोल गोल तार को लपेटे हो तो गोल गोल वो भी बहेगी, पूरे तार में बहेगी कि नहीं? और ऐसे घूम के क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगी। आ गई वापस। अब जैसे ही धारा बही तो ओरस्टेड ने बता दिया था गलती से कि धारा बही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होंगी। चुंबकीय क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे विद्युत क्षेत्र पीछे पढ़ के आ रहे हो, विद्युत क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करता था? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र को भी कौन प्रदर्शित करेगा? ये मैं बताया नहीं हूँ कैसे प्रदर्शित करता है, क्योंकि 10 में बताया गया था, ठीक है ना। नहीं भी पता है तो अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आएगा। जैसे विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कर रही थी, उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करेंगी। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की एक डायरेक्शन होती थी कि नहीं? बताया गया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से चलती हैं और ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। बताया गया था कि नहीं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? ऋणात्मक आवेश की ओर। अब इसमें तो प्लस माइनस होता नहीं है, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं में प्लस माइनस लिया जाता है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में थोड़ी प्लस माइनस लिया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से भी निकलती होंगी। तो चुंबक के लिए तुम लोगों को 10 में बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। बताया गया था कि नहीं? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, ठीक है ना। उनकी डायरेक्शन होती है। ऐसे यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो इधर उत्तरी ध्रुव किधर है और दक्षिणी ध्रुव किधर है तो मैं ये बता दूंगा कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। जैसे इस परिनालिका में धारा प्रवाहित किए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो जैसे चुंबक किसी चीज़ को अपने ओर आकर्षित करता है वैसे अब ये भी करेगा, क्योंकि इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र आ गया कि नहीं। तो अब ये आकर्षित करेगा, तो आकर्षित दो तरीके से करता है। हाँ, आकर्षित कर दो तरीके से नहीं करेगा, आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। चुंबक को एक तरह से ले जाओगे तो चपक लेगा और घुमा के ले जाओगे तो नहीं चपकेगा। कारण क्या है कि जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ले जाते हो तो चपक लेता है, और दोनों नॉर्थ पोल या दोनों साउथ पोल है तो प्रतिकर्षित करता है, नहीं चपकता है, होता है ना। तो अगर चुंबक की तरह ये व्यवहार कर रहा है तो इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। किधर होगा? जिधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी उधर नॉर्थ पोल होगा, जिधर जाएंगी उधर साउथ पोल होगा। तो अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन पता चल जाएगी तो हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इसमें दिखा सकते हैं ना। तो कैसे दिखाएं? तो उसके लिए एक रूल है। जैसे मैं तुम लोगों को पहले पढ़ाया चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल का रूल क्या था, कैसे डायरेक्शन निकालें? तो V की ओर सीधे हाथ की उंगलियों को खोलते थे, B की ओर घुमाते थे, अंगूठा बताता था बल की डायरेक्शन। फिर उसके बाद क्या पढ़े? बायो सेवर्ट का नियम।
बायो सेवर्ट के नियम में अल्प चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता था, तनी से चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता था अल्पांश के कारण। तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम सीधे हाथ की अंगुलियों को उस डायरेक्शन में खोल देते थे जिधर बिंदु पी रहता था, अंगूठे को धारा की दिशा में रखते थे, हथेली बताती थी किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वो हो गया। अभी पीछे हेडिंग पढ़ाया था उसमें बता रहा था अंगूठे को धारा की दिशा में रखो और जिस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है उस डायरेक्शन में सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाओ। अंगूठा जिधर भी जाएगा, नहीं, जिस अंगुलियों को ऐसे घुमा रहे हो ना, इसमें अलग रूल लगेगा, नहीं उसमें अंगुलियों को नहीं घुमाना पड़ता था, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना पड़ता था और अंगूठे को धारा की दिशा में रखते थे और हाथों को अंगुलियों को खोल देते थे उसकी ओर जिधर निकालना रहता था, तो हथेली बता देती थी डायरेक्शन। वही बायो सेवर्ट के नियम वाला रूल लग रहा था। लेकिन आज क्या करना है, आज अलग चीज़, अलग तरीके से धारा बह रही है। आज धारा गोल गोल घूम रही है, घूम रही है कि नहीं? तो हम एक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं दे सकते धारा की, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही और एक नहीं, जैसे ऐसे गोल गोल बहेगी धारा, यहाँ पे देखोगे तो इधर जा रही होगी, यहाँ पे देखोगे तो नीचे जा रही होगी, ऐसे घूम के आओगे यहाँ देखोगे तो इधर आ रही होगी कि नहीं? जैसे ये मान लो इस पे लपेटा हुआ है, इस पे क्या हुआ है, ये चालक तार है। अगर मैं इसके इस पोजीशन पे देखूं धारा ऐसे इधर से आई होगी, इस पोजीशन पे चेक करूं तो यहाँ पे धारा की दिशा किधर होगी, इधर। फिर धारा बहते बहते थोड़ा नीचे आएगी, यहाँ पहुँचेगी धारा की दिशा नीचे, फिर यहाँ पहुँचेगी तो इधर। तो हर पोजीशन पे धारा की डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। हर स्थिति में धारा की दिशा क्या हो रही है। तो इसका मतलब हम अपनी अंगूठे को फिक्स डायरेक्शन में नहीं रख सकते, किधर दिशा है नहीं रख सकते। तो उसके लिए हमको अलग अलग पॉइंट लेनी पड़ेगी और अलग अलग पॉइंट पे धारा की डायरेक्शन लेके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी पड़ेगी। और यहाँ रूल थोड़ा सा चेंज होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का। अब ये मत सोचना कि मैं रूल लिखवाऊंगा कि सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे करो, अंगूठा को ऐसे करो, ऐसे घुमाओ। ये सब चीज़ें तुम लोगों को याद होना चाहिए। अगर मान लो तुमको लगता है कभी भूल जाओगे, तुम लोग अपने से लिख सकते हो ये सब चीज़ें बताने के बाद, ठीक है ना। बाकी परिनालिका में हमने धारा प्रवाहित करवा दिया है। अब इस धारा प्रवाहित होने से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो निकालने के लिए हमको इसमें धारा की एक फिक्स डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कहीं कहीं। तो हम कहाँ पे लेंगे, जो हिस्सा हमको दिख रहा है, हमको कौन सा हिस्सा दिख रहा है, हमको यहाँ ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है कि इसमें धारा ऐसे बाहर की ओर आ रही होगी, फिर नीचे से ऐसे अंदर की ओर जा रही होगी, चैन दिख रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं धारा की दिशा बाहर की ओर है कि अंदर की ओर, तो किधर बताओगे, बाहर की ओर है। किधर है, ऐसे बाहरवा की तरवा लपेटा गया है ना, ऐसे तार है, तो जब इस पॉइंट पे धारा पहुंचेगी तो ऐरे जा रही होगी ना, इधर ही धारा की डायरेक्शन है। और ऐसे घूम के जब नीचे जा रही होगी तो अंदर तार लपेटा गया है ना, ऐसे अंदर की ओर डायरेक्शन रहेगी। तो ऊपर देखे रहे हैं तो ऊपर धारा की दिशा बाहर की ओर और नीचे धारा की दिशा, तो बाहर वाली दिशा दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉट का। बाहर की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाहरवा कौन रहता है, तुम लोग रहते हो ना। तो तुमको जब बाण मारा जाएगा तो डॉट दिखेगा कि क्रॉस दिखेगा। ये बाण है, मान लो इसको मार रहा हूँ, तो इस तुमको तुम्हारे समझ में जाएगा तो ये डॉट दिख रहा है कि इसे क्रॉस दिख रहा है। अब बाण देखे होगे पिछवा ऐसे बना होता है क्रॉस बाण में, तो जब वो तुमसे दूर जाएगा तुमको यहाँ क्रॉस दिखता है, लेकिन जिसकी ओर जाता है उसको क्या दिखता है। तो अगर ये धारा बाहर की ओर डायरेक्शन बता रही है तो बारहवां तुम ही हो ना, तो तुम्हारी ओर बढ़वा आ रहा है तो तुमको क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो हर एक जगह जहाँ से ये तार लपेटा गया होगा तो ऊपर वाले हिस्से में हर जगह धारा बाहर की ओर आती हुई प्रतीत होगी कि नहीं। तो हर ऊपर वाली पोजीशन पे धारा की दिशा डॉट से दिखाएंगे, क्योंकि वहां पे हमेशा धारा की दिशा किधर है, बाहर की ओर। बोलो समझ में आ रहा है, यहाँ पे धारा की दिशा किधर है और नीचे धारा की दिशा किधर है। तो अंदर की ओर की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस का। अंदर की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है, कठिन नहीं लग रहा है, समझ गए एक बार तो एकदम आसान है, कुछ है नहीं इसमें खास। बस समझो परिनालिका चीज़ क्या है, ऐसे ऐसे धारा घूम रही है तो उसके कारण होगा क्या, यही समझ गए तो लिखना तो एकदम आसान हो गया होगा आप तुम लोगों के लिए। धीरे धीरे जब डेरिवेशन करने लगोगे रोज रोज ना तो आसान हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन को एक सवाल की तरह लिया करो,
फिजिक्स की तरह मत लिया करो कि थियरी लिखनी है, उसको सवाल की तरह लिया करो, देखो लगेगा वो। केवल समझना चाहिए, जैसे कोई सवाल बताया जाता है तो उसमें चित्र को अच्छे से समझा दिया जाता है तो सवाल लगा लेते हो आराम से। उसी तरह फिजिक्स है, फिजिक्स में कोई हेडिंग पढ़ रहे हो और वो डेरिवेशन वाली हेडिंग है तो उसके फिगर को समझो अच्छे से, समझ गए तो डेरिवेशन मजाक मजाक में कर लोगे, ठीक है ना, जब प्रैक्टिस रहेगी। और इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दिया हूँ, लगभग सभी लोग डेरिवेशन कर लेते हो, कुछ ही लोग नहीं कर पाते हैं, और वही लोग नहीं कर पाते हैं जो घर पर प्रैक्टिस करके नहीं आते। चलो यहाँ तक पता चल गया कि यहाँ ऊपर धारा की दिशा बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, और यहाँ धारा की दिशा अंदर की ओर है, ठीक है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना, तो मान भी है उसका, पहले डायरेक्शन निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, देखो सीधे हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाओ। अब घुमा क्यों रहा हूँ, क्योंकि धरो तो घूम रही है, बार बार गोल गोल घूम रही है कि नहीं। अगर एक फिक्स डायरेक्शन में बाती तो मैं नहीं घुमाता, धारा क्या हो रही है, घूम रही। तो सीधे हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाओ, अंगूठा जहाँ मन तहाँ जाए, वह होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो धारा ऐसे बह रही है कि नहीं। तो अगर मैं ऐसे उंगलियों को घुमाऊंगा तो अंगूठा इधर जाएगा, अगर धारा ऐसे बहती तो मैं ऐसे घुमाता तो अंगूठा उधर जाता, लेकिन अभी धारा ऐसे बह रही है कि नहीं। तो ऐसे मैं घुमाऊंगा उंगलियों को, अंगूठा मेरा इधर ही आ रहा है ना, सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा इधर जा रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर है। और हर जगह सेम धारा है, आई धारा, हर जगह कितनी धारा है, तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र भी परिनालिका के भीतर सेम होगा। तो जब तक अंदर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाओगे तब तक लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, जब तक चुंबकीय क्षेत्र को अंदर दिखा रहे हो तब तक लाइन कैसी होनी चाहिए। और जैसे ही लाइन बाहर खींचोगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने लगेगा परिनालिका से बाहर निकलते, क्योंकि बाहर धारा थोड़ी है, धारा परिनालिका अंदर में थी, परिनालिका में जो तार लपेटा गया तो वहीं तक धारा थी, वरन थोड़ी तार लपेटा गया। तो उधर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बदलेगा, जैसे चुंबक से दूर जाते हो तो धीरे धीरे खींचने लगता है, पहले नजदीक में रहता है जोर से खींचता है, दूर जाते हो तो कम खींचता है ना। तो कम क्यों खींचता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। तो इसका भी प्रभाव जैसे जैसे हम परिनालिका से दूर जाएंगे घटेगा, और घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। कैसे होती जाएंगी, दूर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं दिक्कत है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको दिखानी है, क्योंकि सदिश राशि होती है तो दिशा तो होगी ना। तो उसकी दिशा किधर होगी, अंगूठा मेरा किधर जा रहा था ऐसे घुमाने के बाद, इधर, तो डायरेक्शन इधर की है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से आ रही हैं और इधर निकल रही हैं, ठीक है ना। इधर से आ रहे हैं इसका मतलब इधर नॉर्थ पोल होगा, और उधर जा रहे हैं इसका मतलब इधर कौन होगा, साउथ पोल होगा। तो ऐसे पता कर सकते हो किधर नॉर्थ है किधर साउथ, जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन पता करने का तरीका बता दिया, ठीक है ना। जिधर से आती हैं उधर नॉर्थ होगा और जिधर जाते हैं उधर, बेसिक शायद 10 में ही पता था तुम लोगों को। नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल की ओर जाती है, तो नॉर्थ पोल से निकली होगी बारह कहीं तब नहीं आ रही है, उधर नॉर्थ पोल होगा, और इधर जिधर जा रही है उधर साउथ पोल। तो ये पूरी परिनालिका तैयार है। परिनालिका में जैसे ही धारा प्रवाहित की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो परिनालिका के बाहर कितना उत्पन्न हुआ उसे नहीं मतलब है, ये हेडिंग क्या बोल रही है, परिनालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, परिनालिका के। तो मुझे इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मतलब परिनालिका के भीतर एक पॉइंट लेना है P, इधर ही कहीं एक पॉइंट ले लेता हूं मैं P, इसी पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखो मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा उखाड़ूंगा, यहाँ से तोड़ूंगा इसको और उखाड़ के यहाँ रखूंगा, क्योंकि अब इसमें मैं कुछ बनाया तो गुजारने लगेगा, पहले से ही बहुत कुछ बन चुका है। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं बना सकते, पेपर में भी अलग से बना सकते हो दो चित्र, ठीक है ना। 2 चित्र बना के जब ये चीज़ समझाओगे ना तो और अच्छा नंबर मिलता है, समझ में आई बात। तो मैं इसी परिनालिका में से जितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी उसको निकाल के यहाँ रखूँगा, और फिर तुमको चुंबकीय क्षेत्र निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। परिनालिका में क्या क्या चीज़ें होती हैं, धारा प्रवाहित करने से कैसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसी उसकी डायरेक्शन होती है, वो सब निकालना मैं बता दिया, ठीक है ना। अगर कहीं दिक्कत होती है तो पूछ लो, जैसे कहीं नहीं समझ में आया कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, बाहरमा दूर दूर हो रही हैं, अंदरमा धारा ऐसे क्यों बहा रहे हैं, ऐसे बहवाइए, ये सब अगर डाउट हो तो बोल सकते हो। यहाँ पे
मैं क्या बोला कि धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ तक सेम धारा प्रवाहित हो रही थी हर तार में, हो रही थी कि नहीं? क्या जैसे ही परिनालिका से बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं तो इधर कहीं धारा प्रवाहित हो रही है उतनी? तो जब धारा ही नहीं प्रवाहित हो रही है तो इधर तो अलग से चुंबकीय क्षेत्र बन नहीं रहा है। जो भी प्रभाव होगा ये अंदर में वाले का कुछ ना कुछ इधर दिखेगा, दूर से ही आकर्षित करता है ना चुंबक, तो कुछ दूर तक प्रभाव दिखाता है। लेकिन क्या जितना पास में दिखा रहा था उतना ही दिखाता है? घट जाता है ना प्रभाव। तो घटने का कारण क्या है कि ये दूर दूर हो गए, दूर दूर होकर ये यही बताते हैं कि चुंबकीय प्रभाव घट गया, चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता जा रहा है दूर जाते हुए, ठीक है ना। अगर यह तरवा यहाँ लपेटा रहता उसमें भी आई धारा प्रवाहित होती रहती, तो यहाँ भी दूर दूर नहीं होती, उतने पे रहती। समझ में आई बात? लेकिन धारा यहीं तक जाके और वापस चली गई है, ठीक है। आया समझ में? आया ना? अब जिसकी ज़रूरत है मैं उसको उखाड़ के नीचे रख रहा हूँ। देखो हमको पी को निकालना है, ठीक है ना। हमको ऊपर एक स्थिति दिख रही है पॉइंट वाली, मतलब ऊपर पॉइंट हमको बता रहा है कि धारा इसे बाहर की, नीचे वाले क्रॉस हमको बता रहे हैं धारा। तो मैं ऊपर ऐसे दो लाइन खींच के, ऐसे ऊपर दो लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है ना। ये परिनालिका का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना। और इस ऊपर इस वाले हिस्से में धारा कैसे है? डॉट डॉट ऐसे है कि नहीं? धारा कैसे ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। धारा ऐसे है डॉट डॉट, ठीक है ना। नीचे वाले हिस्से में धारा कैसे है? तो नीचे वाला हिस्सा मैं इधर बना दे रहा हूँ, धारा ऐसे क्रॉस क्रॉस है, धारा ऐसे क्रॉस क्रॉस है, ठीक है ना। धारा ऐसे क्रॉस क्रॉस है। ये परिनालिका ही है, बस परिनालिका को पूरा नहीं बनाया गया है। मान लिया गया कि यहीं में इसे तार लपेटा गया है, ठीक है ना। धारा ऐसे गोल गोल बह रही है, ये ऊपर जो दिखाया गया है इसमें धारा की दिशा बाहर की ओर, और जो नीचे दिखाया गया यहाँ पे धारा की दिशा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और वो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस टाइप का है। ये टाइप का है। डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है, डायरेक्शन ऐसे है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक पॉइंट लिया। तुम जरूरी नहीं है एकदम बीचों बीच लो, ऊपर भी ले सकते हो, मैं यहाँ ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम है P। इस पॉइंट का नाम क्या है? और इसी P पर हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। इसी P पे हमको क्या निकालना है? किसके नियम से? एम्पियर के। और एम्पियर का परिपथी नियम हमेशा बंद लूप पे काम करता है। कैसे लूप पे काम करता है? तो यहाँ भी एक हम बंद लूप ही बनाएंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक आयताकार बंद लूप। कैसा बंद लूप? आयताकार बंद लूप, ठीक है ना। एक कैसा लूप बना रहे हैं? आयताकार बंद लूप। इसकी जो ये चौड़ाई दिख रही है ना, इसकी ये जो चौड़ाई है उसकी लंबाई है x मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? दिख रहा है ना ये चौड़ाई x मीटर। इसकी ये चौड़ाई कितनी है गुड़ाई का लंबाई, इसको कोनो लेना देना नहीं है, ठीक है ना। नामकरण कर देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है? हमने बिंदु P से होता हुआ एक बंद लूप ले लिया, ठीक है ना। अब इसी बंद लूप पे हमको क्या लगाना होगा? एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है ना। तो एम्पियर का परिपथी नियम लगाने से पहले हम चित्र के बारे में लिखते हैं, तब ना लगाते हैं। मैं बोला था चित्र देख के डरावना लगेगा, कठिन है कुछ उसमें? नहीं ना। तो जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो आसान लगती है। अगर मैं ये चित्र खूब अच्छे से बना दिया होता फिर समझाता, समझ में आता? नहीं आता। अब देखो हमने क्या क्या किया। एक परिनालिका लिया, परिनालिका का मतलब परिनालिका बोल दिया तो उसमें तारों लपेट दिया गया है, ठीक है ना। परिनालिका में धारा I प्रवाहित कराने के बाद, परिनालिका में धारा I प्रवाहित कराने के बाद परिनालिका के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। परिनालिका के भीतर क्या उत्पन्न हो गया? तब हमने क्या किया, परिनालिका के भीतर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उसी के भीतर एक पॉइंट लिया P, वो कहीं भी ले सकते हैं। और P लेने के बाद हम सोच रहे हैं कि इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है। हेडिंग यहाँ हुआ कह रही है ना,
बताओ परिनालिका के भीतर जो पॉइंट ले रहे हो उस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना। तो माना एक परिनालिका है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के ऊपरी सिरे पे धारा की दिशा बाहर की ओर है और परिनालिका के निचले सिरे पे धारा की दिशा अंदर की ओर है। इस धारा के प्रवाह के कारण इस परिनालिका के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। और माना इस परिनालिका के भीतर एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लिख लोगे। माना परिनालिका के भीतर, माना परिनालिका के भीतर, वो तुमको परिनालिका की परिभाषा अपने से ही लिखनी है। माना परिनालिका के भीतर धारा I प्रवाहित हो रही है, परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है। परिनालिका धारा I प्रवाहित हो रही है। परिनालिका में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I। परिनालिका के ऊपरी सिरे पर, परिनालिका के ऊपरी सिरे पर धारा की दिशा इधर है, धारा की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। डॉट को ऐसे लिख के दिखाते हैं, केवल बाहर की ओर लिखोगे तो बाहर की ओर ऐसे सीधा में नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर और तुम लोग लिखोगे कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है ना। तथा परिनालिका के निचले हिस्से में या निचले सिरे पर, ठीक है ना, तथा परिनालिका के निचले सिरे पर धारा की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। क्रॉस क्या बताता है? अंदर की ओर। अंदर की ओर है। ठीक है ना। जिससे परिनालिका के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिससे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। ठीक है ना। परिनालिका के भीतर क्या उत्पन्न होता है? अब हमने क्या किया था, परिनालिका के भीतर एक बिंदु T लिया था जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। अब परिनालिका के भीतर एक बिंदु P है। परिनालिका के भीतर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है तुम लोग कॉपी पे लिखोगे तो आधा पेज भर जाएगा।
और का तुम लोगों को नहीं आ रहा है ये? अगर मैं अब मिटा दूँ तो नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे ना? क्या लिखा है? परिणाम लिखा है, धारा है प्रवाहित किया गया, ऊपरा जो है उसमें धारा की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, नीचवा अंदर की ओर है, जिससे उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब उसके भीतर एक बिंदु P लिया, उसी पे हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान ज्ञात करना है। इसके भीतर हमको किसका मान ज्ञात करना है? B का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक एम्पियर लूप की कल्पना किया। उस एम्पियर लूप में जो उसकी चौड़ाई है वो कितना है? यक्स मीटर। एम्पियर लूप में जो चौड़ाई है वो कितना है? यक्स मीटर। मैं इसे ही क्यों माना, इन सबको क्यों नहीं माना? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम लोगों को पता है क्यों नहीं पड़ेगी? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? तो जब बी डी एल लगाओगे तो कॉस थीटा आएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम लगाओगे, बी डी एल कॉस थीटा होता है ना, तो ये लंबवत है तो थीटा का मान 90 है, और कॉस 90 का मान क्या होता है? तो और कुछ मानने की जरूरत है ना, सीधा में क्या हो जाए, कुल 0। तो हमने क्या किया, बिंदु P से होकर जाता हुआ एक आयताकार एम्पियर लूप की कल्पना किया। है क्या? लिखना पड़ेगा। अगर मुझे डेरिवेशन करना है तो मैं ऐसे मुँह से बोल के कर देता, अब ख़त्म हो गया होता। लिखने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे लिखना है। पेपर में उस पर नंबर मिलता है। कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं देना है तुम लोगों को, किसका एग्ज़ाम देना है? बोर्ड का। और बोर्ड में लिखने से नंबर मिलता है, सही ट्रिक करने से नहीं मिलता है, ठीक है ना? तो इतना हमने कर लिया था, P मान लिया था, और हमने जान लिया था कि इस पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की। उसके बाद हमने सोचा कि जब हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे तो एम्पियर का परिपथीय नियम एक बंद लूप पे काम करता है, तो बिंदु P से होकर जाता हुआ एक हमको बंद लूप लेना पड़ेगा, एक एम्पियर लूप लेना होगा। तो हमने कैसा लूप लिया? आयताकार। आयताकार ही क्यों लिया? क्योंकि आसान हो जाएगा। ये एक लेंथ है, एक सीधी लाइन वाली लंबाई है, ठीक है ना? अब तक मैं वृत्ताकार बंद लूप लेता था क्योंकि वहाँ पे उसकी आवश्यकता पड़ती थी, उसके कारण आसानी से हो जाता था। यहाँ पे मुझे सीधा लेना पड़ेगा। अब वृत्त मान लूँगा, तो अगर मैं वृत्त मानता तो थोड़ा सा सोचो क्या होता। ऐसे वृत्त बनता, तो अब वृत्तवा का आधा हिस्सा परिनालिका के अंदर में है कि पूरा हिस्सा है कि एक तिहाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा, का पता? तो लंबाई कैसे निकालोगे परिनालिका के भीतर जितना भी उसका हिस्सा होगा? नहीं निकाल सकते, इसीलिए ऐसा लिया गया है। इसकी लंबाई हमने मान लिया यक्स, उसकी मानते तब भी परेशान हो जाते, ठीक है ना? तो बंद लूप ऐसा मानते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, डेरिवेशन आसान हो जाए। तो आसान इसमें कौन बनाएगा? आयत। पीछे जो दोनों डेरिवेशन कराए गए उसमें कौन बना रहा था आसान? वृत्त, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसे निकालने के लिए हमने बिंदु P से होकर जाता हुआ एक आयताकार एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। बिंदु P से होकर जाता हुआ एक आयताकार एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं, जिसकी चौड़ाई अर्थात AB, जिसकी चौड़ाई अर्थात कौन? यक्स मीटर है। कितना है? जिसकी चौड़ाई कितनी है? यक्स मीटर है। बोलो कोई दिक्कत? मजे के ढेर के लिख दिया हूँ, लेकिन जितना ज़रूरी था उतना लिखा हूँ, फालतू कुछ नहीं लिखा हूँ, ठीक ना? लिखना आना चाहिए तुम लोगों को। यहाँ तक नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़े आगे। अब हमको एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है, देखना ध्यान से। क्या ले लो वर्ग, ठीक है ना? तब भी वह बतियाओ। आयत को वर्ग को आयत ही कहते हैं, पढ़ी होगी नहीं? वर्ग हमेशा आयत होता है, लेकिन आयत हमेशा वर्ग नहीं होता है, ठीक है ना? एम्पियर के
परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। कहाँ के चुंबकीय क्षेत्र का? इस बंद लूप से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र कितना है, डी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। आई क्या है? बंद लूप से गुजरने वाली धारा। इस बंद लूप से क्या टोटल धारा गुजर रही है जितना मैंने प्रवाहित करवाया था, टोटल फेरे इस लूप से गुजर रहे हैं? नहीं, कुछ बाहर भी तो है कि नहीं? तो ऐसा मत सोचना कि धारा आई डायरेक्ट रखनी है, ठीक है ना? धारा आई डायरेक्ट नहीं रखनी है। तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा, ये तो डायरेक्ट मैंने एम्पियर का परिपथीय नियम लिया है। एम्पियर का परिपथीय नियम बंद लूप पे काम करता है और हमने बंद लूप लिया है ए बी सी डी, तो हम उसी बंद लूप पे लगाएंगे ना। यहाँ लिखना पड़ेगा ए बी सी डी, मतलब ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी जाओ और डी से वापस ए आओ, ठीक है ना? ए बी सी डी ए। आई बात समझ में? हम डायरेक्ट पूरे का नहीं कर सकते, हम उसको अलग अलग तोड़ेंगे। पहले हम ये वाली लेंथ का रेखीय समाकलन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, फिर इस पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे और फिर इस पे करेंगे। समझ में आई बात? तो चलो करते हैं। इसी को मैं तोड़ने जा रहा हूँ। इसी को क्या करने जा रहा हूँ? तोड़ने। तो तोड़ते हैं, या फिर पहले सिग्मा आई का मान निकाल लो। सिग्मा आई का मान निकालने के लिए थोड़ा सा और मानना पड़ेगा, तो मैं इतना खुद लिख दिया हूँ। अब फिर माना होना लिखने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करते हैं फिर माने होनेंगे, ठीक है ना? तो इसको तोड़ते हैं। अब मैथ वालों को, जो लोग तनी मनी समाकलन पढ़े होंगे उनको पूरा समझ में आएगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको मैं अच्छे से बस समझा दूंगा। बायो वाले को खासकर नहीं समझ में आती है ये सब चीज़ें। पहले कहाँ जाना है? ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। कितने हिस्से टूटेंगे? 4 हिस्से, एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक डी ए। एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक डी ए टूटेगा ना 4 हिस्सा। अब क्या हो जाएगा? तोड़ के देखते हैं। पहला हिस्सा हम कौन सा तोड़ रहे हैं? ए बी, बी डॉट डी एल, ठीक है ना? फिर प्लस दूसरा हिस्सा कौन सा लेंगे? बी सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। फिर तीसरा हिस्सा लेंगे सी डी, वेक्टर बी डॉट डी एल। फिर चौथा हिस्सा लास्ट हम कौन सा लेंगे? डी ए, वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर। और बराबर में क्या है? म्यू नॉट इंटू सिग्मा। बोलो, लिखा तो गई मजे की लंबी लाइन, है कठिन? तोड़ देना है। ए बी बी सी सी डी फिर डी ए, हुआ किया हूँ, प्लस प्लस लगा लिया हूँ, ठीक है ना? एक साथ समाकलन करने से अच्छा हम इसको 4 हिस्सों में तोड़ के करें। तोड़ने से फ़ायदा क्या है? ये दोनों लाइन लंबवत है कि नहीं? थीटा 90 सीधे 0 हो जाएगा। और इस परिनालिका से ये जो सी डी है ये बहुत दूर है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ही नहीं होगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ही 0 है, तो समाकलन में बी का मान 0 जैसे ही रखोगे कम हुआ खत्म हो जाएगा। तो बचा कौन? ए बी, है ना बचा? तो मेन बचने वाला यही, इन तीनों का कहानी यही ख़त्म हो जाएगी अभी, ठीक है ना? अगर हम लोग निकालें, चूँकि इंटीग्रल ऑफ इसमें बी सी दिया है ना, वेक्टर बी डॉट डी एल, तो उसको लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है ना? और यहाँ पे थीटा कितना है? अगर हम बी सी को देखें तो बी सी ऐसे ऊपर आ गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे गई हैं, कितना एंगल बना? ये भी सीधी, तो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना? तो हम यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या रख देंगे? 90 अंश। और इंटीग्रल ऑफ बी सी बी डी एल कॉस 90 अंश रखते हैं, इसका मान 0 हो जाएगा, मतलब पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार इंटीग्रल ऑफ ये वाला हिस्सा, ये भी तो लंबवत है,
ये लाइन भुजा हो गई वर्ग की आयत की, और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है? 90 अंश बन रहा है। इसी प्रकार डी ए वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर बी क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं? आएगा ना जी। और इंटीग्रल ऑफ बी सी नहीं सी डी बच रहा है। यहाँ देखो लिखना भूल गया, सी चकवा छोट हो गया, यहाँ सी भी है। यहाँ पे क्या लेना है? सी डी वेक्टर बी डॉट सी डी, सही है। वेक्टर डी या बी का मान क्या है? सी डी में देखो बी का मान क्या है? ये 0 हो गया, तो बचा इसका 0 गुणा होने के बाद कुल 0। ये भी क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? कुल मान वहाँ रखने पे आए, तीनों सीधे सीधे क्या हो गए? तो बचा कौन? इंटीग्रल ऑफ ए बी बी डॉट डी एल। इंटीग्रल ऑफ ए बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा। बोलो दिक्कत परेशानी? इसको फोड़ देते हैं थोड़ा सा। ए बी बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट कुल धरवा चाहिए सिग्मा आई। अब थोड़ा सा यहाँ देखो थीटा कितना है, वहाँ पे थीटा कितना है? ये ऐसे गया है, ए बी भी ऐसे ही गया है, एंगल कितना है? तो यहाँ पे हम थीटा कितना रख सकते हैं? तो चूंकि यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री, और बी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे तो बी डी एल बचेगा और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई एन बचेगा। तो अब यहाँ से बी रहने देते हैं, उसी का मान निकालना है। कॉस 0 अंश का मान 1, डी एल कितना होगा? डी एल मतलब समाकलन होगा तो ए बी की पूरी लंबाई, या यहाँ ए बी लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? ए बी का ही समाकलन कर रहे हो ना, ए बी का ही, ए बी वाली ही रेखा का समाकलन कर रहे हो ना। ए बी की लंबाई कितना माने हो? हाँ, यदि माना ए बी बराबर कितना है? x मीटर, तब ठीक है ना, b इसका मान कितना हो जाएगा? x डी एक्स, डी एल का मान इंटीग्रल ऑफ डी एल कितना हो जाएगा? x, क्योंकि डी एल का मतलब कोई ए बी की लंबाई। कॉस 0 का मान 1 हो गया, और ये हो गया म्यू नॉट सिग्मा आई। b का मान निकालना है तो b बराबर आ गया म्यू नॉट सिग्मा आई बटे x। क्या यही फार्मूला है? क्योंकि x तो हमने माना, x हमने क्या किया, तो x कैसे फार्मूले में आ गया? x तो होना नहीं चाहिए फार्मूले में, तो x को हटाना पड़ेगा। तो x को हटाने के लिए हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सिग्मा आई का मान निकालते हैं, x का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, x अपने आप गायब हो जाएगा हम जब सिग्मा आई का मान निकालेंगे। तो निकालना शुरू करते हैं। इसमें तार के ढेर सारे फेरे लपेटे गए हैं। कितने फेरे लपेटे गए हैं? ना पता, नहीं पता। और किस पे लपेटे गए हैं? तो इस परिनालिका की लंबाई पर लपेटे गए हैं। किस पे लपेटे गए हैं? परिनालिका की लंबाई पर। तो हम मान लेते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, ये मान रहे हैं अपने से, और इसका मान जब भी सवाल पूछेगा तो क्वेश्चन में देगा। ठीक है ना, मान लेते हैं कि परिनालिका में फेरों, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर छोटका, तब कितनी लंबाई में हमको फेरों की संख्या चाहिए? फेरवा यहाँ से गया होगा, एकरे अंदर हो गया होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? यक्स। तो अगर हम यक्स मीटर में फेरों की संख्या निकालें, कितने में? यक्स मीटर लंबाई में फेरों की, एकांक में n,
तो यक्स में यक्स इंटू यन, यक्स इंटू ये यन है और ये यक्स है। अंतर लग रहा है कि नहीं तुमको? लगा? लग रहा है ना? यन इंटू क्या है? यक्स है। एकांक लंबाई में हमने मान लिया फेरों की संख्या स्मॉल यन है, तो यक्स लंबाई में फेरों की संख्या यन इंटू। तो यक्स लंबाई में अगर हम धारा निकालें, क्योंकि सिग्मा आई जो है वो बंद लूप से गुजरने वाली धारा है, और बंद लूप से जो धारा गुजर रही है वो यक्स लंबाई से ही होके गुजर रही है, ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ से सिग्मा आई का मान निकालें तो सिग्मा आई का मान कितना होगा? इस बंद लूप से कितनी बार तार गुजर रहा है? इस बंद लूप से कितनी बार तार गुजर रहा है? यक्स इंटू यन बार गुजर रहा है। एकांक लंबाई में यन बार गुजर रहा है ना, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यन है ना। मैं किस पे बात कर रहा हूँ? यक्स मीटर पे। यक्स मीटर में फेरों की संख्या तो यन इंटू यक्स है। तो इसमें कितने फेरे तार लपेटे गए इस लूप से? यक्स इंटू यन, यन इंटू यक्स या यक्स इंटू यन दोनों एक ही है। तो यक्स इंटू यन, उतने फेरे लपेटे गए हैं। तो हर एक फेरे में कितनी धारा है? आई, आई धारा ही भेजे थे ना। तो हर एक फेरे में कितनी धारा है? तो यन इंटू यक्स फेरों में, यन इंटू यक्स इंटू आई, यन इंटू यक्स इंटू आई। बात समझ में? ये मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट, सिग्मा आई का मान हो जाएगा यन इंटू यक्स इंटू बटे यक्स, यक्स से यक्स खत्म, b बराबर आ गया म्यू नॉट यन आई, म्यू नॉट यन। इस फार्मूले को थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखा होता है, मैं उसको भी लिखूंगा जरूर, क्योंकि मैं इसके लिए फिर अलग से कल थोड़ी पंचायत करूंगा। देखो, हमने माना है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यन है, हमने यक्स लंबाई में फेरों की संख्या निकाला यन इंटू यक्स। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि परिनालिका में जितने भी फेरे हैं उनकी संख्या दे देता है, एकांक लंबाई में नहीं देता है। परिनालिका में ये जो तार लपेटा गया है ना, इनमें फेरों की संख्या दे देगा, ठीक है ना। ये मैं किस पे माना हूँ? एकांक लंबाई में। अगर परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल यन हो तब क्या होगा? देखो, मैं कहीं न कहीं जरूर जगह को बना के लिखूंगा, ये जगह है। यदि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कितनी हो? कुल फेरों की बराबर कैपिटल यन, या ऐसे लिख देते हैं कैपिटल यन हो, यदि भी तो लिख दिए। यदि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कितनी हो? कैपिटल यन हो, ठीक है ना। और परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई यल हो, कितनी हो? तब छोटका यन बराबर क्या होगा? यदि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल यन हो और परिनालिका की लंबाई, टोटल लंबाई उसकी यल है, तो स्मॉल यन का मान क्या होगा? नहीं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, एकांक लंबाई में क्या है? फेरों की स्मॉल यन है कि नहीं? तो क्या यन से ज़्यादा है? ये कम है ना। तो तुम अगर यन इंटू यल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो गया, होगा कि नहीं? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितने लंबाई में? एकांक लंबाई में। जैसे कैसे समझाऊं, कुछ एग्जांपल लेके। जैसे एक मान लो कटोरी में, नहीं, एक दौरी है, मान लो खांची है, ठीक है ना। उस खांची का जो नीचे वाला क्षेत्रफल है, ठीक है ना, वो 100 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। और उस खांची में आम रखा हुआ है,
एक आम 1 मीटर स्क्वायर छेक रहा है, क्या आम अटेगा? 100 आम अटेगा 100 मीटर स्क्वायर में। एक आम 1 मीटर स्क्वायर का आम नहीं होता है, ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला आम नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जो खांची उसमें 1 मीटर स्क्वायर की जगह लेने वाला 100 आम रखा जा सकता है। तो मैं पूछूँ बताओ 1 मीटर में कितना आम रखा गया? एक ठे रखा गया ना, तबन 100 में 100 रखा गया। तो वही चीज़ लिखा हूँ, जैसे टोटल क्षेत्रफल कितना है 100 मीटर स्क्वायर, कितने आम रखे गए हैं टोटल? तो मैं पूछ रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर में कितने आम? एक आम। एन बता रहे हो? एन बता रहे हो? उसी तरह मैं बोला कि फेरों की संख्या बढ़का या न, मतलब पूरी लंबाई में फेरों की संख्या बढ़का या न, तो और पूरी लंबाई यल है, पूरी लंबाई कितनी है? तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? n बटे, आया समझ में? यही मान उठा के पटक दो यहाँ, तो वह तो लिखा हूँ n बटे, यहाँ रखो म्यू नॉट, यहाँ रखोगे n बटे इंटू आई, ये एक और फार्मूला, ठीक है ना। अब छापो।